ओके बच्चों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है। इन द फर्स्ट क्लास हमने पहली क्लास में क्या डिस्कस किया था? क्या सिलेबस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड द डायोड सर्किट। डायोड सर्किट की जो थ्योरी थी हमने उसे स्टार्ट की थी, बिकॉज द फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला टॉपिक कौन सा है? डायोड सर्किट। ठीक है, तो हमने वो भी टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। सो फ्रॉम दिस क्लास अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डायोड सर्किट के पर्टिकुलर एग्जाम्पल, है ना। जैसे डायोड सर्किट क्या है? डायोड सर्किट मींस डायोड कहां कहां पर यूज होता है। देखें, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायोड, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायोड, कहां पर डायोड यूज होता है, तो आप बोलोगे रेक्टिफायर में यूज होता है, आप बोलोगे क्लिपर में यूज होता है, आप बोलोगे क्लैंपर में यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सभी डायोड के एप्लीकेशन है ना। डायोड का यूज करके हम सर्किट बनाते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? तो अब हम पहला एप्लीकेशन, पहला डायोड सर्किट पढ़ने वाले हैं, डेट इज रेक्टिफायर। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे अगर आपसे कोई भी एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे आप जूनियर इंजीनियर की बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें, अगर डायोड सर्किट से क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आएगा? रेक्टिफायर से आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन डायोड सर्किट से आ रहा है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है? क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द रेक्टिफायर। सो व्हाट इज द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर पहली बात तो है कि ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड है ना। इसमें हम डायोड का एप्लीकेशन करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं रेक्टिफायर होता क्या है। डायोड सर्किट के अंदर पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये है। डायोड सर्किट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव में रिपल फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज किसका ज्यादा होता है ना। ये सभी आपने सुने होंगे क्वेश्चन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है, रेक्टिफायर को बड़े ध्यान से समझना है। चले, तो पहले रेक्टिफायर करता क्या है, फिर हम देखते हैं कितने तरह के रेक्टिफायर होते हैं, फिर उन सभी के लिए कुछ बेसिक जो हमें पहले पढ़ना है, थ्योरी वो पढ़ेंगे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर करता क्या है? देखें, जैसे कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है। दिस इज द एसी करंट वी हैव। नाउ समटाइम वी रिक्वायर द डीसी करंट। हमें एसी से डीसी करंट को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कोई भी सर्किट का एनालिसिस कर रहे हो, चाहे आप ट्रांजिस्टर हो, डायोड सर्किट हो, है ना, चाहे आप एफईटी करो, उसमें डीसी एनालिसिस करना ही पड़ता है, डीसी आपको देना ही पड़ती है। तो डीसी की रिक्वायरमेंट सर्किट में होती ही है। इज इट ओके? पहली बात मैं बता रहा हूं कि हमें एसी से डीसी की कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें डीसी की जरूरत क्यों है, रेक्टिफायर की जरूरत क्यों है ना। कोई भी चीज को जब इन्वेंट किया गया होगा तो पहले उसकी जरूरत महसूस हुई होगी। अपन बोलते नहीं है, जो मैं पहले से बोलता हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आपको कोई चीज की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तभी आप क्या करते हो? उसके लिए इन्वेंट करते हो, आविष्कार करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इट, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। तो हमने डीसी क्या बोला? कोई भी सर्किट का एनालिसिस करोगे, डीसी एनालिसिस उसमें मस्ट है, करना ही पड़ता है। तो हमें डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज द एसी एंड व्हाट इज द डीसी? डीसी क्या होता है?
विजिबल है, वेरी गुड। दिस इज द डीसी, एसी है, एडीसी है। तो बहुत से बच्चों को रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या पता है? व्हाट इज द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या होता है? सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, आप उनसे पूछो रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। लिख नहीं रहा हूं, काय के लिए लिख के अपना टाइम बर्बाद करूं, चलो लिख देता हूं। विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। क्या लिखा हुआ है? अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इज अ सर्किट, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, बट इट इज नॉट करेक्ट। रेक्टिफायर अकेला ये काम नहीं करता, उसके साथ और भी सर्किट रहते हैं, तभी वो एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द प्योर डीसी, है ना? प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। बहुत से बच्चे डेफिनेशन क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, इज अ सर्किट विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, है ना? बट एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको रेक्टिफायर के साथ और भी सर्किट की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताने वाला हूं। तो दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट फॉर द रेक्टिफायर। तो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी, इनटू पल्सेटिंग, वर्ड्स पे ध्यान दें, पल्सेटिंग डीसी। पहली डेफिनेशन, रेक्टिफाई अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। और आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी सुने हो, आपने इसकी दूसरी डेफिनेशन भी सुनी होगी कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, इज अ सर्किट विच कन्वर्ट वाई डायरेक्शनल करंट एंड वोल्टेज टू द यूनि डायरेक्शनल करंट एंड वोल्टेज। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट, आगे लिख रहा हूं मैं, विच convert y directional which convert y directional voltage or current into unidirectional वोल्टेज एंड करंट। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर हमने अभी रेक्टिफायर की डेफिनेशन को समझा। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या है, बताता हूं। और दूसरा, रेक्टिफायर विच कन्वर्ट बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट। देखो ये हमारा बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है ये पॉजिटिव साइड में भी है, नेगेटिव साइड में भी है, पॉजिटिव साइड में भी है, नेगेटिव साइड में भी है। तो बाई डायरेक्शनल को जब आप यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट करते हो, दैट इज द यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल क्या हो जाएगा? देखें, ये आपका यूनि डायरेक्शनल है। ये मैंने फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट बनाया है। तो आप देखो इस पूरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है? प्लस प्लस प्लस, नीचे भी बन सकता है, माइनस भी बन सकता है। तो दिस इज द पल्सेटिंग डीसी। डीसी क्यों बोला आपने? बोलो सर्किट सर इसको डीसी क्यों बोला? डीसी एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, और इसमें पल्सेस है, तो दिस इज द पल्सेटिंग डीसी। और पहली डेफिनेशन क्लियर हुई, रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी, और विच कन्वर्ट वाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट, ये वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, इनटू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना? डेफिनेशन क्लियर है। अब रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, अगर इस आउटपुट को आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर क्या दिखेगा? आपको यहां से एक बात दिखेगी कि रेक्टिफायर के आउटपुट में आपको दोनों चीजें मिलती हैं। दोनों चीजें, यहां पर आपको एसी भी मिलता है क्योंकि ये पल्सेटिंग है, और डीसी भी मिलता है। इस पर हमें बड़ी गंभीर चर्चा करनी है। एसी डीसी रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है जिसको आपको बड़े अच्छी तरह से समझना है, और वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आउटपुट में एसी और डीसी दोनों मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बस सुने, बड़े मजे से इंटरेस्ट के साथ सुने, है ना? समझें चीजों को, ठीक है? हाँ जी।
तो अब हम अगली बात करते हैं कि रेक्टिफायर की तो डेफिनेशन क्लियर है सर। अब अगर हमें एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सर, है ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलो ठीक है सर, आपने डेफिनेशन बता दी, बहुत बढ़िया बात है। आपने ये समझा दिया कि हमारे आउटपुट पे एसी और डीसी दोनों रहता है, पल्सेटिंग रहता है, बट आई वांट टू कन्वर्ट एसी इनटू प्योर डीसी, देन व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू। सो नाउ if you want to convert AC into pure DC, so we required first circuit, first block diagram will be rectifier. Please listen carefully. पहला होगा, पहले मैं सब ब्लॉक बना देता हूं, फिर इसके अंदर लिखता हूं, आपको ध्यान से सुने। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। देखें, रेक्टिफायर के पहले ट्रांसफॉर्मर आप लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टिफायर के पहले ट्रांसफॉर्मर का लगाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको अगर वोल्टेज अप डाउन करना हो, स्टेप अप स्टेप डाउन करना हो, दैट इज द वर्क ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो इट डिपेंड्स टू यू, आपको रेक्टिफायर के पहले ट्रांसफॉर्मर लगाना है या नहीं लगाना है, इस पर कोई डिपेंड नहीं है। इधर मैं नीचे इसका इनपुट वेवफॉर्म बना देता हूं और आउटपुट बनाता हूं। पहला ट्रांसफॉर्मर होगा, ट्रांसफॉर्मर का इनपुट की बात करें, ट्रांसफॉर्मर का इनपुट जो होगा दैट इज एसी, और ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशो है N1/N2, और इसका इनपुट है Vp। ध्यान से देखें, मैं इनपुट और आउटपुट भी बना रहा हूं, हर एक ब्लॉक का इनपुट और आउटपुट भी बना रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आपको समझ में आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशो, ट्रांसफॉर्मर का इनपुट, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट बना रहा हूं। दिस इज द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और ये सपोज वी आई है। सो व्हाट इज द वीपी अपॉन वी आई, वीपी अपॉन वी आई या वीएम, जो भी आपको मानना है, वीएम मान लो, जो भी आपको मानना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, N1/N2। सो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इनपुट भी एसी है, आउटपुट भी एसी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ट्रांसफार्मर डीसी पर काम, क्यों नहीं करता है? क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और उसके कॉइल का रेजिस्टेंस जो आप देखते हो ना, कॉइल एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल, एक्सेल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि डीसी पर फ्रीक्वेंसी 0, एक्सेल 0। दिस इज एक्सेल। इज इट ओके, इज इट ओके, ओके। नाउ so this is the input and output of the transformer, and here you can see by using of N1 N2 टर्न रेशो का यूज करके आप अपने VI को अप और डाउन कर सकते हो। व्हाट इज द VI, यहां से आप देखोगे आपका जो है VI इज इक्वल टू N2/N1 इंटू VP। तो N2 N1 की वैल्यू एडजस्ट करके यू कैन स्टेप अप और डाउन द आउटपुट वोल्टेज। क्या ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई आपत्ति विपत्ति उत्पत्ति दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगला ब्लॉक क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर का काम केवल अप और डाउन का है, ठीक है। अब अगला जो हमारा ब्लॉक है दैट इज रेक्टिफायर, दैट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का इनपुट ये एसी आ रहा है, रेक्टिफायर का आउटपुट मैं बनाता हूं दो केस में, आइडियल और प्रैक्टिकल। ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है, और आपको बेसिक पता होना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं रहता है क्या चल रहा है, ठीक है ना। रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होगा? तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, हम बात करें रेक्टिफायर का आउटपुट जो है इस तरह से बनता है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, दिस इज द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। ये हमारा, हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें और भी मिलता जाएगा। तो रेक्टिफायर का इनपुट और रेक्टिफायर का आउटपुट दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये वोल्टेज करंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसकी परेशानी मत ले कि सर ये वोल्टेज है करंट है, बस आप इनपुट और आउटपुट देखें,
कि क्या ये मैंने सही बनाया है, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट ध्यान से देख लें, ठीक है बच्चे। तो आपने रेक्टिफायर का इनपुट आउटपुट देख लिया। अब फिल्टर नेक्स्ट जो है हमारा, डेट इज फिल्टर। अगला जो ब्लॉक है डेट इज फिल्टर। फिल्टर, ठीक है। फिल्टर बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर, है ना, बहुत सारे फिल्टर है। तो फिल्टर करता क्या है, फिल्टर करता क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमारे आउटपुट में डीसी है इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे, आपको पता है कैपेसिटर से डीसी नहीं निकल पाएगा। तो बहुत सारे फिल्टर्स हैं, तो डिपेंड्स टू द रिक्वायरमेंट, है ना। हम इसमें से डीसी हटाना, हम इसमें से एसी हटाना चाहते हैं, हम इसमें से एसी हटाना चाहते हैं, डीसी लेना चाहते हैं। तो डिपेंड करेगा, आपको अलग अलग फिल्टर का यूज करेंगे, है ना। कुछ फिल्टर डीसी को ब्लॉक कर देंगे, कुछ उसको पैरेलल लगाएंगे, इसमें अपन उसके कैस्केडिंग लगाएंगे, डिपेंड्स करेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के फिल्टर का काम क्या है, यहां पर हम चाहते हैं डीसी, तो हमें यहां पर एसी को हटाना है, डीसी को रखना है। तो अलग अलग फिल्टर का यूज करके अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने। फिल्टर का जो आउटपुट मिलेगा that will be like this, that will be like this, and this is the in the case of practical, ये प्रैक्टिकल है। और अगर कोई बोले सर आइडियल कैसा होगा, सर आइडियल कैसा होगा, आइडियल अगर हम बात करें फिल्टर का आउटपुट एकदम प्योर डीसी होगा, दिस इज द आइडियल। क्या ये बात समझ में आई, फिल्टर काम कैसे करता है। यहां पर अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि हमें किस तरह से एसी से प्योर डीसी मिलती है, क्योंकि अकेला रेक्टिफायर प्योर डीसी नहीं दे सकता, उसके लिए आपको और भी, उसके लिए आपको और भी ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है। इज इट ओके, ओके। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल आउटपुट, फिल्टर का प्रैक्टिकल आउटपुट आ गया और आइडियल आ गया। नाउ द नेक्स्ट ब्लॉक इज अ रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेटर। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसका जो आउटपुट आएगा, वेरी गुड, अब वो प्योर डीसी आएगा, आउटपुट विल बी प्योर डीसी। तो क्या आपको समझ में आया, रेगुलेटेड वोल्टेज, दिस इज योर रेगुलेटेड वोल्टेज, दिस इज योर रेगुलेटेड वोल्टेज। क्या समझ में आया आपको। कोई आपसे बोले क्या कि हमें एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, रेक्टिफायर के बस का काम नहीं है, फिल्टर भी चाहिए, और फिल्टर आइडियल होगा तो यहीं पर आपको प्योर डीसी मिल जाएगा, और फिल्टर आइडियल नहीं है तो रेगुलेटर भी लगाना पड़ेगा, देन यू विल गेट द प्योर डीसी। so this is the blocks, those are the blocks which require for converting AC into pure DC। ये आपको समझ में आना चाहिए। चलें अब हम रेक्टिफायर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रेक्टिफायर को समझने के लिए आपको रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर, ये अगर आपने नहीं समझे हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग रेक्टिफायर को, कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है कौन सा बेकार है, ठीक है ना। जैसे आप एक बाइक लेते हो, आपको मैं बोलूं कि भाई आपकी बाइक अच्छी है, आप बोलो हाँ सर बहुत अच्छी बाइक है मेरी, मैं बोलूंगा कैसे अच्छी है, तो आप बोलोगे सही सर बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा बताओ कैसे अच्छी है, तो आप बोलोगे नहीं सर बहुत अच्छी है। अरे भाई कुछ पैरामीटर तो बताओ कि जिस पर अच्छी है वो, माइलेज कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, पिकअप अच्छी लेती है सर, तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि भैया ये पैरामीटर है जिस पर अच्छी है, तो ये सब पैरामीटर है बाइक के आपके, है ना, माइलेज, पिकअप, ठीक है, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये सब उसके पैरामीटर है। इज इट ओके, क्लियर हो रहा है। तो इसके रेक्टिफायर के पैरामीटर कौन से हैं जिस पर रेक्टिफायर को आप डिफरेंशिएट करोगे, जिस पर रेक्टिफायर को आप बोलोगे ये अच्छा है बेकार है, वो है रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इफिशिएंसी, ये सभी इसके पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर समझते हैं रिपल फैक्टर, और उसके पहले रिपल वोल्टेज। समझ में आ रहा है बच्चे,
बहुत ही बढ़िया समझ में आना चाहिए आपको, बड़े इंटरेस्ट के साथ समझें, बड़े प्यार से बड़े इंटरेस्ट के साथ समझा रहा हूं, आप भी बढ़िया तरीके से समझें। तो हाँ जी भाई, तो पहला स्टार्ट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्म में है रिपल वोल्टेज। इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, और पहली टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज रिपल वोल्टेज। ठीक है, डेट इज रिपल वोल्टेज। अब रिपल वोल्टेज को समझते हैं पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, समझे जरा, है ना, समझे जरा, मैं इसको बड़े ध्यान से प्यार से समझाता हूं, आप भी जरा ध्यान से सुने। देखें, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या मिला आपको, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या मिला, देखें ध्यान से सुना, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या मिला सर, दिस इज द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। इस आउटपुट में अगर आप ध्यान से देखें, इस आउटपुट में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास इसमें एसी और डीसी दोनों हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसमें एसी भी है और डीसी भी है। इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर वी हैव एसी एज वेल एज डीसी। आपके पास दोनों चीजें हैं, ध्यान से सुनते चलना है अब, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, हमें तो चाहिए डीसी है। तो आपको बस इतना पता करना है कि भाई एसी कितना है, इसको एक पैरामीटर से बताते हैं। ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके एसी और डीसी जो आउटपुट मिला, जिसमें कि दोनों मिक्स हैं, तो एसी कम से कम होना चाहिए, डीसी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। प्योर डीसी हो जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है ना। तो हम इसमें एसी को पता करते हैं, कैलकुलेशन एसी के लिए करते हैं, पता करते हैं कितना एसी है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसके लिए मैं बोलूं आपको प्योर डीसी का फॉर्मूला निकालो, व्हाट इज द वीडीसी। इसके लिए डीसी कितना होगा, फॉर्मूले से, हम फॉर्मूले से निकालना है, मैथमेटिकल निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला। सपोज दिस इज योर वोल्टेज, ये वोल्टेज है ना, करंट भी हो सकता है, परेशान नहीं होना है, करंट वोल्टेज को। तो मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए डीसी निकालो, इसके लिए कितना डीसी आ रहा है, तो फॉर्मूला ये है 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, है ना, 0 से 2 पाई वी। अब वी जो वोल्टेज यहां लिखा हुआ है वो आ जाएगा, और डी टी, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर आप इसको वी टी डी ओमेगा टी पर लेना चाहें तो डी ओमेगा टी पर ले सकते हैं, डिपेंड्स आपको किस एक्सेस पर लिया है, परेशान नहीं होना। डी ओमेगा टी डी टी जो एक्सेस आपने ली है वो ले सकते हो, ठीक है ना, आपने ये वाली एक्सेस जो ली है वो ले सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DC. What is this? This is the DC component of the output. What is this? This is the VT. This is the DC component of output. आपके आउटपुट में DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। आप बोलो सर ये जरूरत क्यों कर रही, भाई इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी मैं जो आपको रिपल फैक्टर निकालूंगा उसमें जरूरत है। तो एक इसमें से तो मुझे पता नहीं पड़ पाएगा, इसमें समझ में आ नहीं रहा है डीसी एसी क्या है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से डीसी निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट, टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट, टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इज द रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट, टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। सो वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिंपल फॉर्मूला है, देखें, रूट अंडर रूट मीन एवरेजिंग स्क्वायर, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। सिंपल है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट। व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बच्चे जब भी हमारे पास जो VT, ए मैं भी मान रहा हूं, करंट भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने भी क्यों माना, करंट क्यों नहीं माना, भाई कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी, हाँ जी, जब मैं आपको बोलूं VDC निकालो तो ये फॉर्मूला लगाओ, यहां जो V है उसको पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, DC कंपोनेंट आएगा। जब भी मैं बोलूं इसमें टोटल RMS कंपोनेंट निकालो, टोटल RMS कंपोनेंट,
आरएमएस कंपोनेंट टोटल, बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड पे ध्यान देना है, टोटल आरएमएस कंपोनेंट निकालो, ये फॉर्मूला निकालो, टोटल आरएमएस कंपोनेंट निकल आएगा, और फिर हम कुछ फॉर्मूले का यूज करके हम अपने आगे के फैक्टर निकालेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर टोटल आरएमएस होता है तो टोटल आरएमएस एसी और डीसी दोनों से मिलकर बना है? बिल्कुल, एसी और डीसी दोनों से मिलकर बना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। जैसे कि मैं आपको बोलूं, हमारे एक उसमें वीडीसी भी है और वीएसी भी है, वीडीसी एसी दोनों है, ठीक है। तो अब आप बताएं कि इसमें टोटल आरएमएस कितना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, आपका वीटी जो है, आपका वीटी जो है, जिसमें वीडीसी की वैल्यू है 5 और वीएसी की वैल्यू है 2 साइन ओमेगा टी। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज योर वीडीसी एंड एसी। एक आपका आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज योर वोल्टेज, जिसमें डीसी और एसी दोनों है। सुनते चलना है। तो इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके आरएमएस निकालने का एक तो फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, और वैसे अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो इसके आरएमएस निकालने का डायरेक्ट तरीका भी होता है। टोटल आरएमएस निकालने का वी डी सी स्क्वायर प्लस वी ए सी आरएमएस का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या लिखा हुआ है, ये कोई बता सकता है? आपको जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है, बच्चे ध्यान से सुनते चलें, आपके वोल्टेज में डीसी और एसी दोनों हैं, और आपसे आरएमएस वैल्यू निकालने को बोला जाए, तो या तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो जो मैंने अभी बताया टोटल आरएमएस निकालने का, या आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो अगर साफ साफ एसी और डीसी अलग अलग दिख रहा है तो। प्लीज लिसन केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूं, साफ साफ एसी और डीसी अलग अलग है तो ए फॉर्मूला लगा लो, और नहीं है तो ए फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। वेरी गुड। व्हाट इज द एसी आरएमएस? इस क्वेश्चन के लिए अगर जो ऊपर दिया गया है उसके लिए लगाते तो क्या आंसर आता? ए फॉर्मूला इसके लिए लगाते, वी आर एम एस इज इक्वल टू, इस ऊपर जो दिया गया था, डीसी वी डीसी का स्क्वायर, डायरेक्ट वी डीसी का स्क्वायर रख दो, 5 का स्क्वायर। दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। और इसके लिए ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है? पीक बाय रूट टू, इसका पीक है बाय रूट टू का स्क्वायर है। पता है ना कि वीएम साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हो? इसका पीक बाय रूट टू, दिस इज द आरएमएस वैल्यू, दिस इज द आरएमएस वैल्यू फॉर द साइनोसोडल सिग्नल। तो ये मैंने आरएमएस वैल्यू निकाल दी इस एग्जाम्पल के लिए, और जनरलाइज फॉर्मूला ये यूज किया है, यहां निकालने के लिए ये यूज किया है। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब हम इसमें अगर किसी के दिमाग में बात चले होगी, सर ये आरएमएस और ये आरएमएस, दो आरएमएस क्या हुआ इधर, दो आरएमएस कहां से आ गए? अरे मेरे दादा, ये है टोटल आरएमएस एंड दिस इज द आरएमएस फॉर द एसी कंपोनेंट। टोटल दो आरएमएस नहीं है, ये टोटल आरएमएस है, टोटल आरएमएस ऑफ द आउटपुट, टोटल आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट। एंड व्हाट इज द एसी आरएमएस? एसी आरएमएस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट। यहां चाहे तो किसी बच्चे के दिमाग में उत्पत्ति विपत्ति हो रही हो तो लिख ले, वी एसी आरएमएस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। अभी तक आपको रिपल वोल्टेज की बात नहीं की मैंने, अभी तक रिपल वोल्टेज नहीं आया, अभी तक तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहे हो बच्चे। आप बड़े मन लगा के पढ़ो बस, है ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। अभी तक आपके रिपल वोल्टेज की बात मैंने नहीं की, अब मैं करने वाला हूं, ध्यान से सुने। देखें रिपल वोल्टेज क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूं, मजा आ जाएगा। देखें सपोज आपने इस वेवफॉर्म के लिए, आपको ये वेवफॉर्म दी गई है, एक पूरी वेवफॉर्म दी गई है, इसके लिए आपने कैलकुलेशन करके डीसी और आरएमएस वैल्यू निकाल ली। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपने जो वेवफॉर्म दी गई है उस वेवफॉर्म के लिए कैलकुलेशन करके आपने आपने डीसी वैल्यू और एसी आरएमएस की वैल्यू निकाल ली है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपने फॉर्मूला लगाया, डीसी की वैल्यू 8 आ गई, मान लो
इसलिए जिससे आपको मैं समझा पाऊं कि रिपल वोल्टेज होता क्या है ना। आपने इस जो इधर जो वेवफॉर्म हमारी आउटपुट जो रेक्टिफायर का है, इस वेवफॉर्म के लिए ये फॉर्मूले लगाए, डीसी डीसी निकाल ली 8 मान लो, आरएमएस का फॉर्मूला लगाया और आरएमएस के फॉर्मूले के बाद इसको लगाया तो VAC आरएमएस आ गया। आरएमएस वैल्यू पुट कर दी यहां पर, डीसी पुट कर दी तो हमें VAC आरएमएस मिल गया। और सपोज VAC आरएमएस की वैल्यू हमें मिल गई, सपोज VAC आरएमएस की वैल्यू हमें मिल गई है 3 मान लो। तो सर अब क्या बताने वाले हो आप, अब सुने ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुने। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, VAC RMS, और उसमें रिलेशन क्या होता है देखें जरा। VAC RMS और पीक वैल्यू में रिलेशन ये समझ में आ रहा है, ये मैंने लिख दिया है। VAC RMS इज इक्वल टू पीक बाय √2 होता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, पता होना चाहिए। साइनोसोडल वेव के लिए VRMS और रिलेशन पीक में होता है VM/√2। तो इसका पीक निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से, पीक वैल्यू निकाल सकता हूं, डेट इज √2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो दिस इज पीक वैल्यू ऑफ AC। आपके पास DC है और AC का पीक है, और ये दोनों एक साथ हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आपके पास आउटपुट पर ये वेवफॉर्म है जिसमें AC और DC मिक्स है। प्लीज लिसन केयरफुली। आपके पास आउटपुट पर ए वेवफॉर्म है जिसमें AC और DC मिक्स है। हमने फॉर्मूले का यूज करके इसमें से AC और DC को अलग कर लिया। क्यों कर लिया सर, बताता हूं, सुनते चले। हमने फॉर्मूले का यूज करके इसमें AC और DC को अलग कर लिया, DC वैल्यू निकाल ली और इसकी AC RMS वैल्यू निकाल ली। कौन से फॉर्मूले, ए फॉर्मूले। DC का फॉर्मूला ए है, RMS का फॉर्मूला ए है। RMS फॉर्मूले को यहां पुट कर दो तो VAC RMS का आंसर आ जाएगा। हमने सब फॉर्मूले के करके सपोज ये निकल आया, सपोज। अब इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। देखें 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 भाई, देखें, बड़ा जादू होने वाला है, ध्यान से देखें। हाँ जी बच्चों, हमने इस AC और DC वेवफॉर्म जो हमें आउटपुट पर मिली है उसमें से AC और DC को अलग करके नए तरीके से बना दिया। ध्यान से सुने। हमें जो AC और DC आउटपुट पर मिली थी, हमने उसमें से AC और DC को अलग करके फॉर्मूले से, सपोज ये मान लेता हूं ये आउटपुट पर मिले, फॉर्मूले से हमने सब निकाल लिए। A मिला, DC 8 है, तो देखें DC 8 का मतलब है दिस इज योर DC। सबको समझ में आता है, दिस इज DC। और AC का पीक 3√2 है, AC का पीक 3√2 है, तो ये क्या होगा बताओ। जो AC है इसका पीक 3√2 है और आपने इसको DC से उठा दिया। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये देखें, ए आपका AC है, ध्यान से देखें, दिस इज योर AC। यहां बता देता हूं, ये AC है, इस AC का पीक है 3√2 ऊपर और नीचे -3√2। अब इस AC को मैं 8 DC ऐड कर दूं, 8 DC ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, किसी को आइडिया है रिजल्टेंट कैसा बनेगा। ये पूरा 8 पर चला जाएगा, जो पहले इधर 0 था वो 8 पर आ जाएगा, और वेवफॉर्म ये ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी, बस उसके पीक वैल्यू ध्यान से देखें, इसमें भी 8 जुड़ जाएगा। पहले इसकी पीक थी 3√2, उसमें 8 जोड़ दो और इधर इसमें से 8 घटा दो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इस AC को मैंने 8 से उठा दिया तो ये आपका नया AC+ DC आ गया, यही जो मैं यहां बना रहा हूं। 8
और इसका पीक अब क्या होगा 8 + 3√2 और नीचे वाला होगा 8 - 3√2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं कि सर ये क्या कर दिया आपने। तो अब इस वेवफॉर्म को देखकर और इस वेवफॉर्म को देखकर आप बता सकते हो, इस वेवफॉर्म को देखकर तो आप कुछ नहीं बता सकते हो कि इसमें एसी और डीसी कितना है, कुछ नहीं बता सकते हो। इस वेवफॉर्म को देखकर आप एसी और डीसी को नहीं बता सकते कि इस वेवफॉर्म में कितना एसी है कितना डीसी है। हमने इस वेवफॉर्म का फॉर्मूले से एसी और डीसी निकाल लिया और उसे निकालने के बाद यहां पर बना दिया, और अब इसको देखकर आप बता सकते हो कि इस वेवफॉर्म में डीसी कंपोनेंट 8 है और एसी आरएमएस कंपोनेंट 3 है और एसी का पीक वैल्यू 3√2 है। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। इसको देखकर हम एसी डीसी नहीं बता सकते, इसको देखकर हम एसी और डीसी बता सकते हैं। ये कहां से निकाल दिया सर आपने? भैया इसमें फॉर्मूले लगा के निकाल दिया। ठीक है बच्चे, ओके। अब आती है बात, रिपल वोल्टेज क्या होता है। रिपल वोल्टेज क्या होता है? भाई हमें चाहिए डीसी था और हमें मिल ए रहा है, दिस इज द आउटपुट। तो आपका आउटपुट वेव डीसी से कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज रिपल वोल्टेज। डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द रिक्वायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज। क्या बात समझ में आई? रिपल वोल्टेज की डेफिनेशन समझ में आई? दिस इज द रिपल। आपको मिलना ये चाहिए था, व्हाइट में जो है ना, ए चाहिए भाई हमको। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, डीसी चाहिए। दिस इज द डीसी, ए हमें चाहिए 8 वोल्ट। ठीक है, ए 8 वोल्ट निकाल लिया, पर मिल क्या रहा है? ए मिल रहा है। तो डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द रिक्वायर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज। किसी को कोई दिक्कत हुई कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? रिपल वोल्टेज इज डेविएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम इट्स डीसी वैल्यू, इट्स रिक्वायर्ड वोल्टेज। सो ए आपका रिपल है, और आपने डेफिनेशन ए भी पढ़ी होगी, रिपल सुपर इंपोज ऑन डीसी। ये रिपल है, एसी है, दिस सुपर इंपोज मतलब बैठ जाना, इसके ऊपर आ जाना। रिपल सुपर इंपोज ऑन डीसी, इसको ऐसे भी बोलते हैं, रिपल सुपर इंपोज ऑन डीसी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? रिपल की वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? यहां मैं लिख रहा हूं रिपल वोल्टेज की डेफिनेशन, ध्यान से देखें। डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम required DC is called ripple voltage. Very good. Deviation of output from required DC, required output है ना, is called रिपल वोल्टेज। तो आई थिंक अब आपको रिपल वोल्टेज की डेफिनेशन समझ में आ गई। आई थिंक आपको एक बात समझ में आ गया। हाँ जी, एक और बात बता दूं आपको, एक और बात बता दूं, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर आउटपुट पर हमें कौन सा कलर यूज कर लूं? मैं कर लेता हूं ये वाला कलर। आउटपुट पर हमें सर सीआरओ पर ये देखने को मिलेगा कि ये देखने को मिलेगा? भैया सीआरओ अगर आप लगाओगे रेक्टिफायर के उस पर, तो आपको ये आउटपुट ये देखने को मिलेगा, सीआरओ ये आउटपुट दिखाएगा, ना कि ये तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से खुद के लिए निकाल रहे हैं कि भाई हमें इसमें कितना एसी और डीसी है, और आपकी सहूलियत के लिए मैंने बता दिया कि भाई इतना डीसी मिलना चाहिए था और ये एसी सुपर इम्पोज हो गया, मतलब डीसी पर आ गया। बट एक्चुअल में आपको देखने को ये मिलता है, नॉट दिस एट द आउटपुट ऑफ सीआरओ। ठीक है, ये कहां से निकाला? कैलकुलेशन से, मैथमेटिकली फॉर्मूलों से जो हमें चाहिए। अब बात करते हैं रिपल वोल्टेज। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है भैया रिपल वोल्टेज में? बढ़िया। अब अगली बात करते हैं रिपल वोल्टेज का। सर रिपल फैक्टर और बता दो।
रिपल फैक्टर तो बच्चे, अगर आपने रिपल वोल्टेज बता दिया तो रिपल फैक्टर तो कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा, रिपल वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, कोई बता सकता है रिपल वोल्टेज की वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ये रिपल है जो आपका ऊपर जा रहा है ना, ए जो ज्यादा है, ये दिस इज द रिपल। डेविएशन जो हो रहा है दिस इज द रिपल। जो एसी है दैट इज द रिपल। एक ही बात है, जो ऊपर नीचे हो रहा है रिपल, जो एसी है रिपल है, जो डेविएशन है रिपल है, एक ही बात है। तो रिपल वोल्टेज शुड बी हाई और लो। भैया लो होना चाहिए ना, हम तो एसी चाहते ही नहीं है। रिपल वोल्टेज होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये पूरा जीरो हो जाए तो हमको डीसी यहीं पे मिल जाएगी, रट्टा ही नहीं चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो नोट क्या लिखेंगे हम, अगले पॉइंट उसमें लिख देते हैं। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, रिपल वोल्टेज शुड बी एज लो एज पॉसिबल। सुनते जाओ, बड़े मजे से पढ़ेंगे हम। हाँ जी भाई, रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज शुड बी, शुड बी एज लो एज पॉसिबल। वेरी गुड। रिपल वोल्टेज शुड बी एज लो एज पॉसिबल। अब रिपल फैक्टर आ जाता है, रिपल फैक्टर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, जो आप आगे पढ़ने वाले हो, काफी बार बताऊंगा मैं आपको। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर इतना बताता है कि भैया कितना रिपल है। रिपल फैक्टर के लिए आपने वी ए सी आर एम एस निकाल दिया है फॉर्मूले से, और वी डी सी निकाल दिया है, दोनों को डिवाइड कर दो, रिपल फैक्टर आ गया। रिपल फैक्टर बता रहा है कि कितना डीसी है कितना एसी है, उन दोनों को डिवाइड करके रिपल फैक्टर आएगा। फॉर्मूला याद कर लेना भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और इफिशियंसी का, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, आप देखोगे कि अगर क्वेश्चन रेक्टिफायर से आया है तो बस आपको यही पूछेंगे कि भैया रिपल फैक्टर बता दो उसमें, ठीक है ना, उसमें फॉर्म फैक्टर बता दो, उसमें उसमें आप बता दो कि कितना उसमें इफिशियंसी है, बस यही बता दो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर के बाद। रिपल फैक्टर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए बताओ? रिपल फैक्टर शुड बी हाई और लो। भैया रिपल फैक्टर जितना कम हो उतना ही तो बढ़िया है, रिपल फैक्टर कम होना चाहिए। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जैसे ऊपर लिखा है, ठीक है। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, रिपल फैक्टर स्मॉल आर। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। अभी आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? आइडियल वैल्यू क्या ले लूं इसकी मैं? अरे दद्दा, आइडियल वैल्यू तो रिपल की जीरो ले लो ना। जीरो हो तो बहुत मजेदार बात है। आइडियल वैल्यू इसकी जीरो होना चाहिए। इसके जीरो कब होगा? जब एसी आरएमएस की आइडियल में वैल्यू जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने इधर? एसी आरएमएस की वैल्यू जीरो हो जाए। हाँ जी भाई, एसी आरएमएस की वैल्यू, सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं जीरो कर दूं, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, किसी को समझ दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? नहीं, कोई बोले सर ये कर क्या रहे हो आप, क्या जादू टोना हो रहा है? भाई कोई जादू टोना नहीं है। इसको अगर मैं जीरो कर दूं, इसको जीरो कर दूंगा तो ये जो डेविएशन हो रहा है, ए जीरो हो जाएगा, तो पीक जीरो हो जाएगा, तो केवल डीसी बचेगा, ए बचेगा केवल हमारे आउटपुट पर, और ये ही हम चाहते हैं। इसलिए आइडियल केस में अगर आपसे बोला जाए रिपल की जो वैल्यू है, रिपल फैक्टर की वैल्यू, ये जीरो होना चाहिए। इसे जीरो होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? इसे जीरो होने के लिए आपका ACRMS जीरो होना चाहिए आइडियल केस में, ठीक है। अगला आता है फॉर्म फैक्टर। अगला क्या आता है? दैट इज फॉर्म फैक्टर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। क्लियर है? चले, फॉर्म फैक्टर। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट में VDC का स्क्वायर प्लस VACRMS का स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसमें से मुझे VACRMS का इधर फॉर्मूला चढ़ना है, इसको इधर इसको इधर कर दिया स्क्वायर करके, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? VACRMS दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ऐसा ना हो कि दिख ही ना रहा हो।
हाँ दिख रहा है, ठीक है। VAC/RMS इज इक्वल टू V² RMS और माइनस VDC का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं कि टोटल RMS वैल्यू निकालनी है तो DC का स्क्वायर कर दो और AC/RMS का स्क्वायर कर दो। इसमें से मैं AC/RMS को निकाल रहा हूं, AC/RMS को निकाल रहा हूं तो इसका स्क्वायर करके इसको घटा दो और अंडर रूट ले लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब AC/RMS में दोनों तरफ DC का डिवाइड कर रहा हूं, दोनों तरफ DC से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। AC/RMS दोनों तरफ DC से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी फॉर्मूले के बाहर मैंने DC से डिवाइड कर दिया। सुनते चलो, छोटा छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, DC से डिवाइड कर दिया और अंडर रूट के अंदर DC जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें जरा ध्यान से, VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1। क्या मैंने ये सही लिख दिया? ADC बाहर है, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो इसके अपॉन दिस स्क्वायर है, टोटल ऊपर स्क्वायर लगा दिया और DC के स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1 लिख दिया मैंने। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? सिंपल सी बात है। और ये क्या लिखा हुआ है? AC/RMS अपॉन DC, दिस इज द रिपल फैक्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला हमें रिपल फैक्टर का, ये भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में VRMS अपॉन VDC का स्क्वायर -1। और VRMS अपॉन VDC इज अ फॉर्म फैक्टर। ये हमारा एक नया पैरामीटर आया जिसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। यहां लिख देता हूं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है टोटल RMS अपॉन DC। क्या किसी को दिक्कत? तो यहां पर रिपल फैक्टर का नया फॉर्मूला आ गया, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे कि सर ये क्या कर दिया आपने। भैया ये जो टर्म है इसको फॉर्म फैक्टर बोलते हैं और फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 नया फॉर्मूला आ गया। अब एक बात बताओ ध्यान से जरा कि आइडियल केस में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बता दे कोई तो मजा आ जाए। कोई बता पाएगा? देखें बच्चे, देखें आइडियल केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? आइडियल केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू 0 होती है। मैं पूछ रहा हूं आइडियल केस में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बता दे कोई। आइडियल केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? डेट इज 0। तो भैया 0 पुट कर दो और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, बताओ। डेट इज इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत है कि बताओ कि सर ये क्या कर दिया आपने, कौन सा जादू टोना कर दिया? अरे भैया कुछ नहीं किया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, इतू सा, पहली क्लास का कैलकुलेशन लगा है। आइडियल केस में दूसरे कलर के पेन से कर देता हूं, किसी को दिक्कत हो रही हो कौन सा कलर ले लें बताओ? ग्रीन बढ़िया लगता है, ग्रीन ले लेते हैं। हाँ जी भाई, मुझे आइडियल केस में बात करना है तो मैं लिख रहा हूं आइडियल केस में, यहीं पे लिख देता हूं जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। आइडियल केस, आइडियल केस में, आइडियल केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 0। इसको 0 के इक्वल टू पुट कर दो, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो इससे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई। तो आइडियल केस में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। मतलब जो भी RMS वैल्यू है, टोटल RMS वैल्यू केवल और केवल DC के कारण ही होना चाहिए, उसमें AC कंपोनेंट 0 होना चाहिए। और यहां से भी आज समझ सकते हो कि इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आपको AC/RMS 0 कर दो। आइडियल केस में, आइडियल केस में, आइडियल केस में AC/RMS 0 होता है कि नहीं होता है? देखो आइडियल केस में AC/RMS 0 है, तभी तो रिपल फैक्टर 0 हुआ। तो आइडियल केस में जब AC/RMS 0 होगा तो टोटल RMS DC के बराबर होगा। तो आप यहां से समझ लें या यहां से समझ लें, फॉर्म फैक्टर 1 होता है। ठीक है, आइडियल केस में रिपल की वैल्यू 0 पुट करके हमने F की वैल्यू 1 निकाल दी।
या आइडियल केस में इस फॉर्मूले को देखें, ACRMS को 0 पुट कर दें, और जब 0 पुट करेंगे तो VRMS और VDC बराबर आ जाएंगे, और जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब फॉर्म फैक्टर 1 होगा। तो जैसे आपको समझना हो वैसे समझ लें, बस इतना समझ लें कि आइडियल केस में ये 1 होता है। चले, अगला आता है क्रस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। ठीक है, अगला जो टर्म है डेट इज क्रस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। क्रस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है, पीक डिवाइड बाय आरएमएस, है ना। क्रस्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है पीक डिवाइड बाय आरएमएस, सी इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू, दिस इज द क्रस्ट फैक्टर। ओके, तो क्रस्ट फैक्टर क्या है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। चलें, अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं और उसमें से जरा आपसे पूछ लेता हूं कि जरा बता दो मुझे आईएमएस वगैरह और रिपल फैक्टर वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं। तो एक एग्जांपल आप देखें और जरा इसमें से मुझे बताएं कि सर इसमें सब क्या है। देखो ध्यान से देखना बच्चे, बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं भाई। ठीक है, ए हमारा जो डीसी हमें चाहिए वो है, और इस पर मैं सुपर इम्पोज करा रहा हूं अपने एसी को। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो सब एसी को सुपर इम्पोज करा रहा हूं, दूसरे कलर के पेन से बना देता हूं, इस कलर से बना देता हूं। वेरी गुड। ठीक है, इसका लोअर वैल्यू 6 है, अपर वैल्यू 12 है ना। गड़बड़ बन गया क्या, सही बना है, थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है। हाँ सामने देख लेता हूँ मैं, मॉनिटर लगा हुआ है, सामने दिख जाता है। हाँ जी भाई, हाँ जी बच्चे, तो क्या है, अब ये जो आपके लिए मैंने बना दिया, क्या इसके लिए आप मुझे ACRMS की वैल्यू, रिपल फैक्टर की वैल्यू बता पाओगे? किसी को कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे VACRMS, रिपल फैक्टर, इन सब की वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, इसकी वैल्यू बता दो। किसी को कोई दिक्कत कि बता पाएगा? देखें, बड़ा आसान सा है। इस आपको रिपल फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू VACRMS अपॉन DC। ठीक है क्या, किसी को कोई दिक्कत? तो आप इसके लिए DC वैल्यू निकाल दो और ACRMS निकाल दो, हो जाएगा। ACRMS कैसे निकलता है, VACRMS की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला, VACRMS का फॉर्मूला क्या है, V पीक अपॉन √2। जो AC है उसका पीक निकाल दो, √2 से डिवाइड कर दो। क्या अब आप कर सकते हो? दिस इज द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द रिपल फैक्टर एंड ACRMS। अब देखो इसके दो तरीके हैं, इसमें डीसी निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है और दूसरा फॉर्मूले से निकाल दूंगा मैं। ध्यान से देखें, आपका ये आउटपुट ए है, इसमें कितना एसी है इसे निकालने के दो तरीके। एक तो साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये देखो, इसका लोअर है 6 पर, अपर है 12 पर। ये जो एसी है इसका लोअर 6 पर है, अपर 12 पर है, तो अगर आप मिड देखोगे तो डेट विल बी एट 9। सिंपल सी बात है ना। पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, 6 है। इसके पीक टू पीक वैल्यू समझ में आता है, इस वेव फॉर्म की पीक टू पीक वैल्यू यहां से यहां तक कितना चेंज हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 6 डिवाइड बाय 2, 3 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? थोड़ा समझने में आसानी होगी, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस वेव फॉर्म को देखो, इसकी पीक टू पीक वैल्यू, दिस इज पीक टू पीक वैल्यू डेट इज 6। अभी बोलो सर 6 कैसे है भाई, यही ये 6 से 12 की रेंज में जा रहा है तो 6 तो होगा, और 6 से 12 पीक टू पीक वैल्यू है 6, तो इतनी वैल्यू होगी 3, इतनी वैल्यू होगी 3, तो ये 6 से 3 यहां आ जाओ तो ये 9 पर आ जाएगा।
डायरेक्ट दिख गया, डीसी वैल्यू 9 है। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है भैया, फॉर्मूला लगा लो। डीसी इज इक्वल टू भी पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू प्लस भी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2। भी ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है ना, भी की पॉजिटिव वैल्यू भी मैक्स प्लस भी मिनिमम अपॉन 2, भी मैक्स प्लस भी मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, वी मैक्स प्लस वी मिनिमम डिवाइड बाय 2। वी मैक्सिमम कितना है 12 है, वी मिनिमम कितना है 6 है, डिवाइड बाय 2, 12 6 18 2 9। तो वी डीसी या वी एवरेज एक ही बात होती है, ए 9 आ गया। अब तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे हिसाब से क्या दिक्कत होगी भाई, अब तो काम खत्म, मजे। डीसी निकल आया, डीसी निकल आया तो भाई क्या आप एसी आरएमएस निकाल लोगे? हाँ जी सर अब तो निकाल लेंगे। डीसी निकल आया, एसी आरएमएस की वैल्यू होती है पीक बाय रूट 2। व्हाट इज द पीक? दिस इज द पीक, दिस इज द पीक। और व्हाट इज दिस? दिस इज द 3। समझ में तो आ रहा है ना? एसी आरएमएस पीक बाय रूट 2। व्हाट इज द पीक? पीक इज द 3 बाय रूट 2। Peak is the 3 by root 2. Very good. Now, ripple factor. Ripple factor is equal to ACRMS. ACRMS is this 3 by root 2 divide by VDC. VDC is 9. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? बड़ा आराम से बता रहा हूं, प्रेम से समझे, बड़े मजे से समझे, इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में। जब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आया तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करो तभी लॉन्ग टाइम तक वो आपके दिमाग में रहेगा। और कल ये भी बता चुका हूं कि लॉन्ग टाइम क्यों चाहिए। आप बोलो सर पेपर निकलवा दो, बस भाई पेपर निकालने अकेले मात्र से कुछ नहीं। अगर आप भविष्य सपना बनाना चाहते हो टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल वर्ड पे ध्यान दें, टेक्निकल, आप इंजीनियर बनोगे, असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसको आपको पढ़ना ही है। अगर आप एमटेक करने वाले हो, रिसर्च फील्ड में जाने वाले हो, तब तो आपको इसके बिना रात दिन काम ही नहीं चलना है, यही रहेगा आपके साथ। ठीक है, तो मजा आना चाहिए तभी आपको वो सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह से दिमाग में बैठ पाएगा। हाँ जी भाई, तो बड़ा आसान शब्दों से कितना प्यार से बता रहा हूँ, बड़े मजे से समझे। हाँ जी भाई, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको मैंने बताया यहाँ पर ACRMS ए निकाल दिया, DC ए निकाल दिया, पुट कर दिया, आंसर आ गया 1/, 3 तिरका 9, 3 रूट 2 आंसर आ गया। गुणा भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिपल फैक्टर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको निकालना था। ठीक है क्या? ठीक है क्या? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पढ़ना है, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज को शॉर्ट में आप पीआईवी भी सुनते हो, पीआईवी, पीआईवी। तो नाम से समझ में आ रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज। जल पी लेते हैं जरा, फिर बात करते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ जी भाई, चल। पीक इनवर्स वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन डायोड इज रिवर्स वाइस। जब आपका डायोड रिवर्स वाइस है तो उसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज एपियर हो सकता है। दिस इज द सिंपल पीक इनवर्स वोल्टेज। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज maximum voltage that can appear across the
diode when diode is reverse bias, it is maximum voltage that can appear across the diode. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ज्यादा छोटे तो नहीं लिख दिया मैंने? ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, बोल तो रहा हूं। इट इज मैक्सिमम वोल्टेज डेट कैन अपियर अक्रॉस द डायोड। जब आप एक डायोड को रिवर्स वाइज किए हो तो उसमें कितना मैक्सिमम वोल्टेज अपियर हो सकता है, डेट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। अब इसको समझ लेते हैं फटाफट। ये सिंपल एक डायोड है, इस डायोड को मैं रिवर्स वाइज कर रहा हूं। रिवर्स वाइज करने के लिए आपको पता है कि इधर माइनस इधर प्लस करते हैं, ठीक है? तो यहां पर वोल्टेज V है सपोज। तो आपको ये पता है कि जब डायोड रिवर्स वाइज होता है तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो अब मैं डायोड को यहां से अगर हटा दूं तो रिमेनिंग सर्किट कितना बचेगा? ये देखो, ये दिस विल बी योर रिमेनिंग सर्किट। अब आप बताओ डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिख रहा है? अगर यहां भी है तो यहां भी होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर कोई रजिस्टर होता तो हम वैसे कैलकुलेशन कर लेते, है ना? ओपन सर्किट है, आइडियल केस में है तो पूरा का पूरा आ जाता, रजिस्टर में कुछ ड्रॉप ही नहीं होता क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होता। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आप तो इतना समझ लो कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम इधर अपियर हो रहा है, ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड रिवर्स वाइज में। तो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन डायोड इज रिवर्स वाइज, कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। इसको क्या बोलते हो आप? पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म इसमें आता है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिफायर इफिशियंसी। क्या है? रेक्टिफायर इफिशियंसी। ठीक है, रेक्टिफायर जो आप पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है? अभी इन सभी टर्म को हमें हर एक रेक्टिफायर के लिए पढ़ना है, हाफ वेव, फुल वेव में सेंटर टैप्ड, है ना, ब्रिज, सबके लिए पढ़ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है? दैट इज रेक्टिफायर इफिशियंसी। ध्यान से सुनो, रेक्टिफायर इफिशियंसी, रेक्टिफायर इफिशियंसी। रेक्टिफायर इफिशियंसी क्या होती है? रेक्टिफायर, तो इफिशियंसी का मतलब तो समझ में आ रहा है कि कोई चीज कितना इनपुट लेके कितना आउटपुट ले रहा है। किसी की भी इफिशियंसी की बात करें तो कितना आउटपुट देते हो कितना इनपुट लेने पर। तो रेक्टिफायर इफिशियंसी का अगर फॉर्मूला आएगा तो आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, इफिशियंसी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता? आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, दैट इज रेक्टिफायर इफिशियंसी। रेक्टिफायर इफिशियंसी आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर इनटू 100%। तो आपको हर एक रेक्टिफायर के लिए, है ना, ये निकालना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। उसकी आउटपुट डीसी पावर निकालनी पड़ेगी। पावर आपको पता है वोल्टेज इनटू करंट या वी स्क्वायर अपॉन आर, आई, है ना, और आई स्क्वायर आर एल, तीन फॉर्मूले हैं, है ना। पावर निकालने के लिए पावर क्या होता है? V इंटू आई, फिर और फिर आई स्क्वायर आर एल, आर एल मतलब लोड के लिए कर दिया मैंने, या V स्क्वायर अपॉन आर। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेक्टिफायर एफिशिएंसी। अगला एक और आता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, आप नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगला जो फैक्टर है दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। नाम से समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर दैट इज TUF। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर कितना यूटिलाइज हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन हो सकता है आप ट्रांसफॉर्मर यूज ही ना कर रहे हो, है ना, आपको जरूरत ही ना हो रही हो, ट्रांसफॉर्मर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना।
अगर आप ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मर का यूज यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, डेट इज गिवन बाय द TUF एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पावर। TUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, आउटपुट डीसी पावर, आपने आउटपुट डीसी पावर अपॉन जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, अपॉन रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग VRMS इंटू IRMS ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस, तो अपॉन में लिख दूं मैं रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर को ऐसे भी लिख देता हूं एक्स मर है ना, इंटू 100%। ठीक है, और रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर VRMS इंटू IRMS, VRMS क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांसफॉर्मर कॉइल, RMS वैल्यू, RMS क्या होता है, RMS रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। VRMS क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज across ट्रांसफॉर्मर कॉइल, IRMS RMS वैल्यू ऑफ करंट across ट्रांसफॉर्मर कॉइल। इज इट ओके, वेरी गुड। चाहो तो लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, लिख देता हूं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी भाई, VRMS इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज across ट्रांसफॉर्मर कॉइल, ट्रांसफॉर्मर कॉइल के अक्रॉस कितना RMS वैल्यू आया वोल्टेज का। इसी तरह RMS वैल्यू है बच्चे करंट के लिए, RMS वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ट्रांसफॉर्मर कॉइल। तो ये आपका आ गया VRMS एंड IRMS। ठीक है, सिंपल, दिस इज VRMS एंड IRMS। चले बच्चे, तो अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा बेसिक ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो बेसिक है, जिसमें हमें कुछ टर्म पढ़े हैं जो कि हमें आगे यूज होने वाले हैं जब हम फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, और इनके बिना आपका रेक्टिफायर नहीं हो पाएगा। क्योंकि रेक्टिफायर में पढ़ोगे क्या, रेक्टिफायर में पढ़े तो इनकी बेस पे ही है कि कौन सा रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कम है, फॉर्म फैक्टर कम है, ज्यादा है, इफिशियंसी क्या है, यही तो आप निकालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है अच्छे, चलें तो फिर आज की क्लास यहाँ बाइंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे अब पढ़ाना है हाफ वेव रेक्टिफायर, और अब मैं उसे शुरू करूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आई विल स्टार्ट हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ी सी इंटरेस्ट मजे के साथ पढ़ते रहें और मन लगा के मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। मूल मंत्र क्या है हमारा, पूरी सफलता 100% मेहनत करने पर ही मिलेगी, ईमानदारी से मेहनत करने पर ही मिलेगी। सफलता, सक्सेस रुक ही नहीं सकती, तो मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।